फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण। साख नियंत्रण किसी अर्थव्यवस्था की निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देश की केंद्रीय बैंक द्वारा निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साख के संकुचन तथा साख विस्तार की नीति को अपनाया जाता है, जिसे साख नियंत्रण कहते हैं। केंद्रीय बैंक स्थिरता, आर्थिक विकास, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, आर्थिक नियोजन आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साख नियंत्रण करते हैं। साख नियंत्रण करने के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण को क्यों अपनाया जाता है। जैसे हम चर्चा करें, आंतरिक कीमतों में स्थिरता, यानी साख नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाना होता है। आंतरिक कीमतों में अस्थिरता होने के कारण समाज के विभिन्न लोगों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और साख नियंत्रण के द्वारा आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाई जाती है। इसी प्रकार विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना भी होता है। विदेशी विनिमय दरों में अस्थिरता होने के कारण विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साख नियंत्रण के द्वारा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। फिर है रोजगार तथा उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना। केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण का एक अन्य उद्देश्य रोजगार तथा उत्पादन स्तर को बनाए रखना होता है। देश के उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में परिवर्तन होता रहना साधारणतः अच्छा नहीं माना जाता। कीन्स ने अपनी आर्थिक विचारधारा में साख नियंत्रण की नीति द्वारा आय तथा रोजगार में स्थिरता लाने को बहुत अधिक महत्व दिया है। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। साख नियंत्रण का जो एक उद्देश्य है वो व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना होता है। पूंजीवादी देशों में व्यापार चक्र आते रहते हैं, इनके कारण अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरे देशों को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। व्यापार चक्र के बहुत से कारणों में एक मुख्य कारण साख का आवश्यकता से अधिक कम या अधिक होना है। अतः आवश्यकता के अनुसार साख की मात्रा को घटा और बढ़ाकर व्यापार चक्रों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक की नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के बिना कभी संभव नहीं हो सकता। किसी देश में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकार को बहुत धन खर्च करना पड़ता है। यह धन साख नियंत्रण को प्राप्त करके ही पूरा किया जा सकता है। अब हम करेंगे साख नियंत्रण की विधियाँ। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की दो विधियाँ अपनाता है, या साख नियंत्रण प्राय दो विधियों द्वारा होता है। पहला मात्रात्मक साख नियंत्रण, एक होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य बैंक शाखा की कुल मात्रा तथा ब्याज की दर को नियंत्रित करना होता है। दूसरे शब्दों में वे विधियाँ जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक किसी देश में साख की मात्रा तथा मुद्रा की लागत को नियंत्रित करता है उन्हें हम मात्रात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात तथा तरल कोषानुपात में परिवर्तन, इनको शामिल करते हैं। इसी प्रकार हम गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक साख नियंत्रण में हम लोग उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में राशि अंतर, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साख नियंत्रण में मात्रात्मक उपाय, जिसमें हम लेंगे पहला बिंदु हमारा बैंक दर। बैंक दर साख नियंत्रण का एक बहुत ही मुख्य उपाय है। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों की प्रथम श्रेणी के प्रतिभूतियों को भुनाने के लिए अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है।
बैंक दर परिवर्तनशील होती है, अर्थात देश का केंद्रीय बैंक समय समय पर इसमें परिवर्तन करता रहता है। बैंक दर की नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा सृजित साख का नियंत्रण करता है अथवा साख का संकुचन या साख का विस्तार करता है। अब हम यह देखते हैं कि बैंक दर साख का संकुचन किस प्रकार करती है। जब किसी देश में साख संकुचन करना हो तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है। बैंक दर को बढ़ाने का यह प्रभाव होता है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया जाने वाला ऋण व्यापारिक बैंकों के लिए महंगा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दर की बढ़ोतरी कर देते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यापारी तथा निवेशकर्ता कम ऋण उधार लेते हैं, जिससे साख संकुचित हो जाती है। साख का संकुचन होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश तथा मांग की कमी होती है। परिणाम स्वरूप रोजगार तथा आय में कमी होने के कारण मुद्रास्फीति कम हो जाती है। इसी प्रकार साख का विस्तार, जब किसी देश में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को घटा देती है या कम कर देती है। बैंक दर के घटने का प्रभाव यह होता है कि व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक का ऋण सस्ता हो जाता है और इसका प्रभाव यह होता है कि ब्याज की दर कम हो जाती है तथा व्यापारी निवेशकर्ता इत्यादि बैंकों से अधिक ऋण लेते हैं, जिससे साख का विस्तार होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, यदि साख का संकुचन करना हो तो बैंक दर को बढ़ा दो और यदि साख का विस्तार करना हो तो बैंक की दर को घटा दिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खुले बाजार की क्रियाएं।